अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो ये लेक्चर सीरीज़ नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 3 तक। तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 12 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये है पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्टरी, जो मुश्तमिल है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 6 तक। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 3 तक। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल नंबर 1 पे। आर्टिकल नंबर 1 का जो मार्जिन नोट है वो है रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। रिपब्लिक मीन्स के वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मोनार्की बादशाही सिस्टम ना हो, या वो गवर्नमेंट जिसमें जो पावर्स हैं पीपुल्स के ऊपर वेस्टेड किए गए हो, और वो पावर्स एक्सरसाइज कौन करेगा? उन के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। इट्स टेरिटरी, और उस स्टेट की, उस रिपब्लिक की टेरिटरी कौन कौन सी होगी, उसकी अर्थ कौन कौन सा होगा, उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कौन कौन सी होगी। तो आर्टिकल नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है। तो आर्टिकल नंबर 1 का क्लास 1, पाकिस्तान शल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगा जिसे जाना जाएगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से। हियर इन आफ्टर मीन्स के आगे चलकर, रिफर्स टू द पाकिस्तान, उसको आप पाकिस्तान भी रिफर्स कर सकते हैं। तो ये था क्लास 1, आर्टिकल नंबर 1 का क्लास 1 जस्ट ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक है जिससे हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, और आगे चलकर हम पाकिस्तान भी कह सकते हैं, रिफर्स कर सकते हैं। क्लास 2, द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शल कंप्राइज, जो पाकिस्तान की टेरिटरी है वो मुश्तमिल होगी। सब क्लास ए, द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, द खैबर पख्तूनख्वा, द पंजाब एंड सिंध। सूबाए बलोचिस्तान, सूबाए खैबर पख्तूनख्वा KPK, सूबाए पंजाब, सूबाए सिंध, इन 4 सूबों के ऊपर पाकिस्तान की टेरिटरी मुश्तमिल होगी। सब क्लास बी, द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हियर इन आफ्टर रिफर्स्ड टू एज द फेडरल कैपिटल। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी होगी और आगे चलकर उसको फेडरल कैपिटल भी कहा जा सकता है। हर स्टेट का, हर रियासत का एक कैपिटल सिटी होता है, ऐसे ही पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो होगा इस्लामाबाद। सब क्लास सी, द फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्रिब्यूनल एरियाज़, सिंपली हम फाटा कहते हैं। तो ये भी टेरिटरी पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में कंप्राइज है, कंसिस्ट है, मुश्तमिल है। सब क्लास डी, सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूड इन पाकिस्तान वेदर बाय असेशन और अदरवाइज। तो ऐसी स्टेट्स या ऐसी टेरिटरी वो भी पाकिस्तान में इंक्लूड होगी जो हम थ्रू असेशन हासिल करें या थ्रू अदरवाइज, या दूसरे तरीक़ों से कोई टेरिटरी हम हासिल करें या स्टेट हासिल करें, वो भी पाकिस्तान में इंक्लूड होगी। तो सिंपली जो वर्ड असेशन है वो शो कर रहा है, वो रेफरेंस दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब तक अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। इस आर्टिकल का हरगज़ ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो है किसी भी जंग के थ्रू कोई टेरिटरी एक्वायर करे, या किसी या स्टेट को पावर्स नहीं दिए गए कि वो किसी दूसरी स्टेट की टेरिटरी बिला वजह हासिल करे।
तो असेशन का मेन मकसद जो इधर रिफर्स कर रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर का, और जो वर्ड अदरवाइज़ है वो इंडिकेट कर रहा है, वो रिफर्स कर रहा है कि कोई ऐसी टेरिटरी जो पाकिस्तान में शामिल हो थ्रो एग्रीमेंट, थ्रो ट्रीटी, या उस को हम जो दूसरी स्टेट को हम कॉन्केस्ट करें, फतह करें, या दूसरे जो मैनर हैं उसके ज़रिए हम कोई भी स्टेट या टेरिटरी हासिल करें, वो भी पाकिस्तान में इंक्लूड होगी। अदर मैनर्स के वो हम जो इंटरनेशनल लॉ में पढ़ चुके हैं स्टेट एक्वायर करने के मोड्स, तो अदर मैनर वो होंगे। सब क्लास 3 मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट into the federation new state or areas on such terms and conditions as it thinks fit। तो सब क्लास नंबर 3 और ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी किसके लिए, न्यू स्टेट्स या न्यू एरिया जो पाकिस्तान की फेडरेशन में एडमिट होना चाहते हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन में इन होना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट कुछ लॉज बनाएगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएगी जो उन स्टेट्स, उन रियासतों, उन एरियाज़ के ऊपर फिट आए। जो हमने सब क्लास 2 सब क्लास डी में जो पढ़ा था कि जो न्यू स्टेट्स थ्रू असेशन या अदरवाइज़ कुछ दूसरे मैनर में पाकिस्तान की टेरिटरी में इन होना चाहती हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाएगी। वो स्टेट्स उस एरिया को मद्देनज़र रख के उसके सोच के कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाए इस स्टेट के ऊपर, इस एरिया के ऊपर, तो वो काम है पार्लियामेंट का। बातें आर्टिकल नंबर 2 इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। इस्लाम जो है वो स्टेट का रिलीजियस होगा। स्टेट मीन्स जो पाकिस्तान रियासत है, पाकिस्तान जो कंट्री है, उसका जो रिलीजियस जो मज़हब होगा वो इस्लाम होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इसीलिए उसका जो मज़हब है वो इस्लाम होगा। और इस्लाम एक दीन है जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, और हम ये भी कह सकते हैं इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो होली कुरान एंड सुन्ना से लिए गए हैं। और इस्लाम एक गाइडेंस है मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए। और इस्लाम कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का बिटवीन मैन एंड मैन। और फर्दर इस आर्टिकल को ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है कि जो राइट्स हैं सिटीज़न के उसको प्रोटेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स भी कुरान के मुताबिक, सुन्ना के मुताबिक किया जाएगा। उसके पावर्स कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक एक्सरसाइज किए जाएंगे। और जो सोशल जस्टिस है, जो जस्टिस दिया जाएगा वो भी सुन्ना एंड कुरान की लाइट में दिया जाएगा। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 2। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2A के ऊपर। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजंस। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो सब्सटेंटिव पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। सब्सटेंटिव पार्ट मीन्स के अहम जो पार्ट है, अहम जो प्रोविज़न है वो होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। The principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सेट आउट किए गए हैं, एनेक्स मीन्स के जो प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में शामिल किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे लिखे गए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया है। तो इसीलिए ही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको सब्सटेंटिव पार्ट करार दिया गया है।
जिसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इंक्लूड है वो ही वो ही एप्लीकेबल होंगी अकॉर्डिंगली, और वही चीज़ें सब्सटेंटिव पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल नंबर 2A को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 14 ऑफ 1985 के तहत ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐड करने के बाद होली कुरान एंड सुन्ना एक सुप्रीम लॉ बन गए थे पाकिस्तान का, और सुप्रीम लॉ जो है वो पाकिस्तान का होली कुरान एंड सुन्ना है। और कोर्ट्स को भी ये ऑर्डर ऑब्लिग किया गया था कि आप जो भी लॉ इन्फोर्स करेंगे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, होली कुरान एंड सुन्ना को मद्देनज़र रख के फिर जजमेंट देंगे, और उसके बाद जो लॉ को इन्फोर्स करेंगे। और ये भी कहा गया था कि जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, तो 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, या जो ऑर्गन्स है स्टेट के वो भी बाउंड है, ड्यूटी टू बाउंड है। वो कोई भी एक्ट करे या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करे वो इस्लाम के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख के फिर करे। और आर्टिकल नंबर 2A के ऐड करने का ये भी मकसद था कि स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करें, जैसे कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस हो, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ, सोशल राइट्स हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पब्लिक मोरालिटी। तो ऐसे राइट्स भी इंक्लूड किए जाएं, इसका ये भी मकसद था आर्टिकल नंबर 2A के ऐड करने का। और जो न्यू लॉज बनाए जाएंगे उसमें जो होली कुरान एंड सुन्ना को मद्देनज़र रख के फिर बनाए जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 2A का। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 पे, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एलिमिनेशन मीन्स खात्मा, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स के इस्तेसाल। तो सिंपली इस्तेसाल का खात्मा आर्टिकल नंबर 3। इस्तेसाल मीन्स के कोई पर्सन, कोई शख्स किसी को अपने पर्सनल काम के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, जबरी मुशक्क़त, तो उसे कहेंगे हम एक्सप्लॉयटेशन। The state shall ensure the elimination of all form of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability, or ability to each according to his work। तो सिंपली स्टेट यकीन दिलाएगी कि किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, इस्तेसाल नहीं होगी, उसकी एलिमिनेशन की जाएगी और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फुलफ़िल किए जाएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। उस पर्सन, उस शख्स की एबिलिटी, उस शख्स के वर्क के ऊपर उसको पेमेंट दी जाएगी, उसको उस हिसाब से डील किया जाएगा। उसकी एबिलिटी और उसके वर्क के मुताबिक उसको सैलरी, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसके ऊपर जबरी मुशक्क़त नहीं की जाएगी, इस्तेसाल नहीं की जाएगी। जैसे कि फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड मैरिज, ये एग्जाम्पल है एक्सप्लॉयटेशन के। इस आर्टिकल को बनाने का मेन मकसद ये था कि वो अपने कम्युनिटी, अपने स्टेट की वेलफेयर के लिए, अपने स्टेट्स के पर्सन की एडवांसमेंट के लिए जो है ये आर्टिकल बनाया गया था। बट ये दूसरी बात है कि एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसमें क्या होता था कि जो लोअर क्लासेस पर्सन है वो अपर क्लासेस पर्सन से एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल होते थे, अमीर गरीब अमीर से, और एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर से, टेनेंट लैंडलॉर्ड से। तो शख्स किसी के मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इसीलिए ये आर्टिकल्स बनाया गया कि जो सोशल इविल्स है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसको ख़त्म किया जाए सोसाइटी से। और ये यकीन दिलाया कि इस आर्टिकल के तहत हम हर पर्सन के ऊपर इक्विटेबल राइट्स, इक्वलिटी देंगे। एम्प्लॉयर्स के बीच में, लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में, अपर क्लास एंड लोअर क्लास शख्स के बीच में इक्वलिटी, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करेंगे। और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने से एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो पीपल के हैं वो जो है प्रमोट होंगे। आर्टिकल नंबर 3 फर्दर ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो
इलेक्टोरल एक्सप्लॉइटेशन होती है कि जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी सिटीज़न का, किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का इलेक्शन में, अगर उसकी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन करता है वो भी इस आर्टिकल में इंक्लूड है। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 3। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।